Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be endocrine system and disorders of nervous system. So our first topic is endocrine system. The activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose concentration in blood, reabsorption of water in kidneys, etc. need to be regulated. Endocrine system perform this job. So हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं लाइक ग्रोथ यानी नशोनुमा, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड के किस तरीके से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर मेंटेन की जाती है, इसी तरीके से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज, ये सारे फंक्शंस कौन रेगुलेट करवा रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को रेगुलेट करवाता है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था दूसरा जो हमारे अंदर नेटवर्किंग सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। सो बेसिकली आज हम इसी के बारे में सारा स्टडी करेंगे। जितने भी ये जो फंक्शंस हैं सिक्रीशंस रिलेटेड, तो ये सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म करवा रहा था। दिस सिस्टम यूजेस द केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद इट्स फैक्टर। तो ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, वहाँ पे तो नर्व इम्पल्स थी लेकिन यहाँ पे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आगे जाके इफेक्टर तक पैगाम पहुँचाते हैं। तो केमिकल्स एज अ कम्युनिकेटर यूज़ होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, दीज केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का नाम जहाँ पे भी आएगा आपने समझ जाना है कि ये ग्लैंड से रिलीज होगा, किसी भी ग्लैंड, ये फ्लूइड लाइक सिक्रीशंस होती हैं या केमिकल सिक्रीट होते हैं, तो ग्लैंड से रिलीज होगा और उसको हम क्या कहेंगे, हार्मोन। हार्मोन जाके किसी भी ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो आगे से बात उसको क्या कहेंगे, इफेक्टर। सो हार्मोन इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। सो हार्मोन क्या है, एक ऐसा मैसेंजर मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉलिक्यूल है जो सिंथेसाइज होता है, यानी ग्लैंड ही इसको बनाएगा और सिक्रीट भी इसको एंडोक्राइन ग्लैंड ही करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, हार्मोन। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड रिलीज देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, यानी इनकी कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है जिससे वो ब्लड तक पहुंचे। ये डायरेक्ट अपनी सिक्रीशंस किस में रिलीज करते हैं, ब्लड में। और आपको पता है कि ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, तो जो भी हार्मोन ब्लड के अंदर आ जाएगा वो पूरी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो इस तरीके से उसने जहाँ पे जाना होगा वो वहाँ जाके अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। So blood carries the hormones to target the organs or tissues upon which they act. So blood फिर हार्मोन को लेके चला जाता है वहाँ पे जहाँ पे उसने एक्ट करना होता है, उस स्पेसिफिक टारगेट पे या उस टिश्यू पे। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। हम इनको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, उसके साथ ये अटैच होता है, पी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। मेनी हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स की जो प्रोडक्शन है, ये अदर ग्लैंड्स का जो फंक्शन है उस पर इन्फ्लुएंस करता है, उनकी सिक्रीशंस पे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सो हाउएवर सम हार्मोन्स ऑफ दिस ग्लैंड एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यू ऑफ बॉडी। कुछ ऐसे हार्मोन्स ये रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड और जो डायरेक्ट जाके डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी पे एक्ट करते हैं। देयर आर टू लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, anterior lobe and posterior lobe. In picture you can see that this is the anterior lobe and this is the posterior lobe and this is hypothalamus। तो hypothalamus के साथ ये अटैच हुआ है। तो एंटीरियर लोब सेपरेट हार्मोन रिलीज करेगा, पोस्टीरियर लोब सेपरेट हार्मोन रिलीज करेगा। हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। एंटीरियर लोब इट प्रोड्यूस मेनी हार्मोन्स। वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन इज सोमैटोट्रोपिन यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी जो इंसान की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर लोब, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। अब टू लिटिल ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो कम प्रोडक्शन होगी, कम ग्रोथ होगी। इसी तरह अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो ज़्यादा
ग्रोथ होगी, और अगर टू मच हो गया तो ग्रोथ ओवर भी हो सकती है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सोमेटोट्रोफिन हार्मोन. इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी. ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी को प्रमोट करता है. इफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज डिमिनिश ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेज. अगर ग्रोइंग एज कौन सी होती है, यानी पैदाइश से 20 से 25 साल तक जो आपकी ग्रोइंग एज होती है, जिसमें आपका हाइट इंक्रीज हो सकती है, आपके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं. तो इस ग्रोइंग एज में अगर आपका ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ तो आपकी जो ग्रोथ है वो डिमिनिश हो जाएगी, आपकी हाइट छोटी रह सकती है, और डिफरेंट जो आपके ऑर्गन्स है वो डेवलप नहीं हो सकते प्रॉपर. लेकिन अगर ये प्रॉपर रिलीज हो तो आपकी ग्रोथ प्रॉपर होती है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड डवार्फिज्म. अगर कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, यानी ये कंडीशन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, डवार्फिज्म. इफ दिस हार्मोन इज एक्सेसिवली produced during the growing age, it leads to a gigantism, very tall and overweight. This is the condition. ये वाली, यानी ग्रोइंग एज में ओवर रिलीज हो गया तो जाइग्नेटिज्म हो जाएगा, वेरी टॉल एंड ओवरवेट हो सकता है. सो इफ द सोमेटोट्रोफिन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस आफ्टर ग्रोइंग एज, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज अलोन ग्रो लॉन्ग. तो इन केस अगर ग्रोथ एज गुजर गई, उसके बाद ये रिलीज होना स्टार्ट हो गया सोमेटोट्रोफिन, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्रोमेगेली. दिस कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगेली. इसमें होगा क्या कि जो भी पर्सन होगा उसकी जो एक्सट्रीमिटीज होंगी, यानी उसके हाथ और पाँव, बाजू, ये बहुत बड़े बड़े होंगे. सच एज अ पर्सन विल हैव लार्ज हैंड्स, फीट्स एंड जॉ बोन्स. अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब, यानी एंटीरियर लोब से एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, दूसरा कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज कहाँ से होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से. इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट इट हार्मोन. यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, तो ये यहाँ से बेसिकली सिक्रीशन होती है और इस पर इफेक्ट होती है, यानी TSH ब्लड में रिलीज होगा और वो TSH आके इस पर इफेक्ट करेगा, और फिर ये फर्दर ये ग्लैंड अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. सो थायराइड एक इटसेल्फ एक ग्लैंड है जिसकी प्रोडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है. द रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आल्सो कंट्रोल्स द एड्रिनल ग्लैंड्स. सो इसके अलावा जो एंटीरियर लोब के हार्मोन्स है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एड्रिनल ग्लैंड्स पे इफेक्ट करते हैं. सो पोस्टीरियर लोब को हम देखते हैं. सो पोस्टीरियर लोब जो बैक साइड पे लोब थी उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लोब. तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सीक्रेट टू हार्मोन्स, आई ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. सो दो हार्मोन रिलीज कर रहा है पोस्टीरियर लोब, कौन सा, एक ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, यानी ADH. दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, अ पार्ट ऑफ ब्रेन. ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस से, जो हमने अभी पढ़ा था कि पार्ट ऑफ ब्रेन है. वैसोप्रेसिन इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन. तो वैसोप्रेसिन का क्या काम है या ADH का क्या काम है, जो हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का क्या काम था, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टू फिल्टर द ब्लड. सो वहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी लूप ऑफ हैनले में, तो उस रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना ये किसका काम है, इस वैसोप्रेसिन का. अगर वैसोप्रेसिन रिलीज हो रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, अगर वैसोप्रेसिन कम रिलीज होगा रीअब्जॉर्प्शन कम होगी. व्हेन we have low amount of water in body fluid, pituitary gland secrete the vasopressin and so more reabsorption of water occurs from nephrons into the blood. In this way blood retains water and less amount of urine is produced. हमने पढ़ा था उस वक्त भी और आज भी कि जब कभी बॉडी के अंदर वाटर कम होता है तो रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है, और रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कौन करवा रहा है, वैसोप्रेसिन. यानी बॉडी इस तरीके से कम्युनिकेट करती है, बॉडी को पता चल गया कि पानी कम है तो बॉडी क्या करेगी, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू वैसोप्रेसिन को रिलीज करेगी और वैसोप्रेसिन जाके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगा ताकि लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा और इस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे. सो नेक्स्ट इज on the other hand, when the body fluids have more than normal water, there is a decline in the secretion of this hormone.
तो जब कभी बॉडी के अंदर फ्लूइड इनफ होता है या ज़्यादा होता है तो तब जो वेजोप्रेसिन की रिलीज़ है, सिक्रीशन है, वो कम हो जाती है। तो वेजोप्रेसिन रिलीज़ नहीं होगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड रिलीज़ होगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा और बॉडी होम्योस्टेसिस पे मेंटेन रहेगी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड डजंट secrete this hormone in the required amount, less water is reabsorbed from the nephron and there is an excessive loss of water through urine. in case किसी भी डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के नतीजे में वेजोप्रेसिन रिलीज़ नहीं होता, जबकि हमें चाहिए कि वेजोप्रेसिन रिलीज़ और रीअब्जॉर्प्शन हो, तो क्या होगा, ज़्यादा वेजोप्रेसिन रिलीज़ नहीं हो रहा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, ज़्यादा वाटर लॉस होगा फ्रॉम बॉडी, यूरिन डाइल्यूट बनेगा और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी पानी की कमी का शिकार हो जाएगी। सो इसलिए ये सारे हार्मोन का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। दिस कंडीशन इज़ नॉन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस भी कहते हैं। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन, यानी सेकंड जो हमारा हार्मोन था ऑक्सीटोसिन, स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन मदर्स ऑफ फॉर चाइल्ड बर्थ। तो जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो उस वक्त जो यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है टू पुश द बेबी टू मूव आउट, उस वक्त की जो कंट्रैक्शन है वो सारी की सारी कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होगा उतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी और उतनी ही मूवमेंट ईजी होगी। मोर ओवर दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। आल्सो दिस हार्मोन affects on breast and stimulates the ejection of milk from mother milk from mother breast. So next is, ये थे हमारे दो हार्मोन्स। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है जी? दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का। इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक रीजन बिलो द लैरिंक्स एंड प्रोड्यूस अ हार्मोन थायरॉक्सिन। यहाँ पे बिलो द लैरिंक्स एंड इन फ्रंट ऑफ विंड पाइप नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। सो आयोडीन, जो हम यूजुअली आयोडाइड साल्ट यूज़ करते हैं, उसके अंदर आयोडीन होता है। तो वो अगर थायराइड ग्लैंड आयोडीन की कमी हो जाए तो फिर उस केस में क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आयोडीन की प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आयोडीन प्रॉपर होनी चाहिए आपकी बॉडी में, तो आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव रहेगा। थायराइड ग्लैंड एक्टिव रहने से क्या फ़ायदा होगा? वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन का आगे क्या काम है वो हम पढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन लेक्स आयोडीन इन डाइट, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट प्रॉपर हार्मोन। यानी जब आयोडीन आप डाइट में नहीं लेंगे तो ऐसी बात है थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा और एट द एंड थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। इन दिस कंडीशन थायराइड ग्लैंड इन लार्ज, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड ग्वाइटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ग्वाइटर हो जाता है जब आयोडीन की कमी हो जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है। So thyroxine increase the breakdown of food oxidation and release of energy in the body. So metabolic reaction करने में help out कर रहा है। breakdown of food, जो भी आप food खाते हैं उसकी next जो oxidation reduction reactions होते हैं और breakdown होती है और फिर उससे जो energy मिलती है, ये सारे reactions कौन perform करवा रहा है? थायरॉक्सिन। So थायरॉक्सिन नहीं होगा तो आपके ये function perform नहीं होंगे। तो इन उस केस में क्या होगा? आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। आल्सो थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ। जाहिर सी बात है कि प्रॉपर एनर्जी मिलेगी तो आप ग्रो करेंगे, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप ग्रो नहीं कर सकते। सो आयोडीन बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट में। जब कभी हाइपोथायराइडिज्म इज काज्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी जब कभी थायरॉक्सिन कम रिलीज होगा, आयोडीन नहीं है आपकी डाइट में, थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है, थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोथायराइडिज्म। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी एंड स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट आपकी स्लो हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। इस हद तक ये ज़रूरी है। हाइपरथायराइडिज्म क्या है? हाइपरथायराइडिज्म इज काज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी थायरॉक्सिन जब हद से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, तो उसमें हम इसको क्या कहेंगे? हाइपरथायराइडिज्म। तो उसमें क्या होगा? इट्स सिम्पटम्स आर इंक्रीज इन द एनर्जी प्रोडक्शन, इंक्रीज हार्ट बीट, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स। यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होगी और शिवरिंग ऑफ हैंड्स भी हो सकता है।
तो ये हाइपरथायराइडिज्म की काजेज हो सकती हैं। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या है, इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड एंड प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू बोन्स। यानी ब्लड के अंदर जो आपका कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करवाता है बोन्स में। तो बोन्स के अंदर कैल्शियम होना अच्छी बात है, इससे आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी। सो इन केस अगर आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है तो वो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन अगर रिलीज ना हुआ तो आपका जो कैल्शियम है वो बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपकी बोन्स वीक होंगी। इट्स मीन के थायराइड ग्लैंड के एक्टिव ना होने की वजह से आपकी बोन्स भी वीक हो सकती हैं। सो आयोडीन अपनी डाइट में प्रॉपर कर लें। सो नेक्स्ट इज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, दीज आर 4 ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये 4 ग्लैंड होते हैं, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी हमने जो थायराइड ग्लैंड पढ़ा था ये बिल्कुल नेक के, ये ह्यूमन नेक के, और इसके ये थायराइड ग्लैंड है, और इसी के पोस्टीरियर साइड पे इस तरह ये 4 छोटे छोटे आपको डॉट जो नजर आ रहे हैं ये बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। सो दे प्रोड्यूस हार्मोन नोन एज पैराथॉर्मोन। तो ये जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, पैराथॉर्मोन। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड। तो ये उसकी ऑपोजिट काम कर रहा होता है, यानी ये ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा है। सो व्हेन देयर इज अ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन मोर देन नॉर्मल, कैल्शियम साल्ट्स आर अब्सॉर्ब फ्रॉम द बोन्स एंड एडेड टू द ब्लड। तो ये ऑपोजिट काम कर रहा होता है, यानी ब्लड बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर लेके आएगा। तो इट्स मीन कि पैराथायराइड ग्लैंड की ओवर प्रोडक्शन भी नुकसानदेह है। सो कॉन्सिक्वेंटली द बोन्स बिकम ब्रिटल। ब्रिटल यानी इस तरह की हो जाती है कि वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकती है। सो इफ देयर इज अ डिफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स। तो इन केस अगर पैराथॉर्मोन कम रिलीज होता है, तो क्योंकि पैराथॉर्मोन का क्या काम है कि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करे। सो जब प्रोडक्शन कम होगी तो कैल्शियम लेवल ब्लड में मेंटेन नहीं रह सकेगा, तो जिसके नतीजे में आपका जो कैल्शियम है ब्लड में वो कम हो जाएगा। इट लीड्स टू द टेटनी विच अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल। यानी टेटनी हो जाएगी, ये एक मसल फंक्शनिंग का डिसऑर्डर है। सो नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव द किडनी। किडनीज के ऊपर साइड पे ये इस तरह ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको कट करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा कि बाहर कैप्सुलेटेड होता है। ये अंदर का जो ये वाला एरिया है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर ये वाला मेड्यूला, और फिर उसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, और इन जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो यहाँ से लेके भी जाएंगी। सो ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी दोनों किडनीज के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड होगा और 2 फिर हो जाएंगे। टोटल 2 एड्रिनल ग्लैंड है हमारे पास। द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, यानी वो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स हो गया, इनर पार्ट मेड्यूला हो गया। सो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट्स द हार्मोन कॉल्ड एपिनेफ्रिन और एड्रिनालिन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो एपिनेफ्रिन और एड्रिनालिन रिलीज होता है किससे, एड्रिनल मेड्यूला से, यानी ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ से एड्रिनालिन रिलीज होगा। तो इसका क्या काम है, इट प्रिपेयर्स अवर बॉडी टू ओवरकम द इमरजेंसी सिचुएशन। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी ऐसा होगा, और ये नेचुरली है। देयरफॉर एड्रिनालिन इज आल्सो टर्म एज इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर भी इसको जाना जाता है एड्रिनालिन को या एपिनेफ्रिन को। So the adrenal cortex secretes the many hormone called corticosteroids which maintains the balance of salts and water in the body। तो ये जो outer part है cortex का, ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था, corticosteroids, जो क्या काम करते हैं, साल्ट्स, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट साल्ट्स या नमकियात होते हैं जिसके मेंटेनेंस लाजमी है कि आपके ब्लड में मेंटेन होना लाजमी है, और साथ ही साथ वाटर की कंसनट्रेशन को भी मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो भी ज़रूरी है। सो नेक्स्ट इज पेंक्रियाज। द पेंक्रियाज दिस ऑर्गन हैज़ 2 फंक्शन। इसके 2 फंक्शन है, यानी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी। हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं अभी। सो द मेजर पार्ट ऑफ पेंक्रियाज इज डक्टेड, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी उसके साथ डक्ट भी लगी, एक साइड पे उसकी डक्ट लगी हुई है और एक डक्टलेस है। जो डक्टलेस होता है वो हमने पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो डक्ट के थ्रू करता है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सो पेंक्रियाज के अंदर ये दोनों स्पेशलिटीज़ हैं।
दिस पोर्शन सिक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डक्ट वाला है ना, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है थ्रू अ डक्ट इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये देखें, ये है ह्यूमन बॉडी, ये है लिवर, ये है स्टमक जिसको मैदा कहते हैं, और ये इसके आगे छोटी आंत स्टार्ट हो रही है। इस आंत के बिल्कुल जो जंक्शन है मैदे और ये छोटी आंत का, यानी स्टमक और ड्यूडिनम का जो जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस जंक्शन पे ये अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा होता है, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। वो एंजाइम क्या करते हैं, जो भी आपका फूड होता है उसकी डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो सम पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज सर्व एज अ डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पेंक्रियाज का कुछ पोर्शन डक्टलेस ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है, ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। दिस पोर्शन कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स रेफर्ड टू एज अ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यानी वो जो पोर्शन है जो डक्टलेस है, उस पोर्शन में कुछ एंडोक्राइन सेल्स हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन के प्रोडक्शन करते हैं, और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। सो दीज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्रिएट ट्रू हार्मोन। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब इन दोनों का क्या काम है, ग्लूकागॉन इन्फ्लुएंस द लिवर टू रिलीज द ग्लूकोज इन ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेज। जब कभी आपकी ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो क्या होता है, ग्लूकागॉन रिलीज होता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, वो लिवर पे जाके इफेक्ट करेगा, और लिवर फिर ग्लूकोज ब्लड के अंदर रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। इसी तरह इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है कि जब कभी आपके बॉडी के अंदर यूजुअली आफ्टर ईटिंग मील, जब कभी आप खाना खाते हैं या हाई शुगर मील खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हद से ज़्यादा बढ़ता है तो उसको मेंटेन करना लाजमी है, तो उसके लिए अल्लाह ने इंसुलिन बनाया। इंसुलिन जाके लिवर पे इफेक्ट करेगा, और लिवर क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड के अंदर होगा उसकी अपटेक कर लेगा, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, वापस अपनी जगह पे मेंटेन हो जाएगा। सो ये फंक्शन है इंसुलिन का। So next is diabetes mellitus. If a person pancreas doesn't make normal quantity of insulin, तो जब कभी किसी पर्सन का पेंक्रियाज इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनाता तो उसको डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेज एंड वी सेड अ पर्सन गॉट डायबिटीज मेलाइटस। तो आपने अक्सर सुना होगा कि इनको शुगर हो गई है, ये जिनको हम डायबिटीज़ कहते हैं बेसिकली। सो वो क्या है, शुगर में क्या हो जाती है, यूजुअली आपका जो ब्लड ग्लूकोज यानी जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, जिसको हम बायोलॉजी में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कहते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो होती क्यों है, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रही, प्रॉपर बन नहीं रही, उसका पेंक्रियाज प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसको हम इसलिए कहते हैं कि इसको आप डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। सो पर्सन विद द डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनिंग ऑफ मसल एंड टायर्डनेस। तो ये 3-4 चीज़ें उसको हो सकती हैं, वेट लॉस हो सकता है, वीकनिंग ऑफ मसल्स हो सकते हैं, टायर्डनेस हो सकती है। द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। सो फिर आपको यूजुअली पता है भी है कि इंसुलिन लगाने से जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो जाती है, यानी जिनको शुगर होती है यूजुअली उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। फॉर्मली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स वाज यूज दिस पर्पज़। सो बहुत सारे ये बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अवेलेबल, एज आई सेड नाउ के बैक्टीरिया से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोडक्शन करवा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल्स एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, गुनेड्स। तो जब भी मैं गुनेड्स कहूँगा तो आप समझ जाएंगे कि इट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिससे रिप्रोडक्शन हो सकती है। सो इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, गुनेड आल्सो सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। तो आपने गैमीट्स की प्रोडक्शन पढ़ी होगी क्लास 9th में। सो गुनेड्स आल्सो प्रोड्यूस द, यानी गैमीट्स की प्रोडक्शन क्या है, वही एग और स्पर्म की प्रोडक्शन। सो गुनेड आल्सो सिक्रीट्स द हार्मोन्स, वो साथ ही साथ कुछ ऐसे हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स।
सो टेस्टिस, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो सो टेस्टिस रिलीज the hormone called testosterone, which is responsible for the development of male secondary sex characters such as growth of hairs on face and coarseness of voice, यानी आवाज़ का भारीपन और ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, ये मेल करेक्टरिस्टिक, यानी ये मेल की बॉडी पे होता है। दाढ़ी का आना, बियर्ड प्रोडक्शन, इसी तरह आवाज़ का भारी होना, तो ये सारा का सारा किस हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। और वो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, टेस्टिस से। सो इसको, और जो वो करैक्टर्स जो मेल और फीमेल में डिफरेंट क्रिएट करवाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स, यानी ये वो करैक्टर्स हैं जिससे हम सेपरेशन कर सकते हैं। ओवरीज सिक्रेट्स द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो ओवरीज क्या रिलीज करती हैं, दो हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये ओनली फीमेल्स, ओवरीज जस्ट फीमेल्स में होती हैं, और ये हार्मोन्स भी फीमेल के अंदर होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी करैक्टर्स। तो ये जो हार्मोन है, ये दो हार्मोन, ये बेसिकली फीमेल के जो सेकेंडरी करैक्टर्स हैं उनको डेवलप करने में हेल्प कर रही होती है, e.g. ब्रेस्ट। सो फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सीक्रेट देयर हार्मोन एट अ कांस्टेंट रेट। तो जो भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड वो कांस्टेंट रेट पे हार्मोन रिलीज नहीं कर रहे होते, बट वो वेट कर रहे होते हैं किसका, फीडबैक मैकेनिज्म का। सो जो रेट है हार्मोन रिलीज का वो फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड अपॉन स्टिमुलस या फीडबैक। अब फीडबैक क्या है, द रेट वेरीज विद नीड्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जितनी बॉडी को ज़रूरत है उसी हिसाब से हार्मोन की रिलीज़ होनी चाहिए, यानी ज़्यादा होगी तब भी ख़तरा है, कम होगी तब भी ख़तरा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये फीडबैक मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने डेवलप किया है। लाइक मेनी अदर फंक्शंस इन द बॉडी, द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो जिस तरीके से और फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेटेड है, इसी तरीके से जो हार्मोन प्रोडक्शन या हार्मोन सिक्रीशन का जो अमल है वो भी रेगुलेटेड है बाय फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म विच मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस की जो आउटपुट है उसी के प्रोसेस से उसको प्रमोट करना है या इनहिबिट करना है, ये डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक रेस्टोरेंट है, आप कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई स्पेशल कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर अब कॉफ़ी की प्रोडक्शन आपकी हो रही है। लाइक आप समझ लें कॉफ़ी की प्रोडक्शन हार्मोन की प्रोडक्शन है। सो आप फीडबैक लेंगे कहाँ, किन से, कस्टमर से। अब अगर कस्टमर्स कहेंगे कि कॉफ़ी आपकी अच्छी है और वो डिमांड करेंगे, यानी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपको प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी भी बढ़ानी पड़ेगी। सो क्या हुआ, यानी जो प्रोसेस आप कर रहे थे कॉफ़ी प्रोडक्शन, उसी के फीडबैक आया, तो इससे क्या हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। अगर फीडबैक ये आया कि भाई कॉफ़ी अच्छी नहीं है, डिमांड कम होगी, तो आप कॉफ़ी की प्रोडक्शन क्या कर देंगे, कम। सो अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे एक चीज़ की प्रोडक्शन की फीडबैक इफ़ेक्ट करती है उसकी प्रोडक्शन पे। तो आगे हम इसकी बायोलॉजिकल एग्जांपल्स भी देखते हैं। दो होती हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक बेसिकली द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट द प्रोसेस, यानी ऐसी फीडबैक आना जिससे प्रोसेस की जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाए। यानी जैसे कि मैंने बताया था ना कि ऐसी आउटपुट आई है कि हमें पता चला है कि भाई कॉफ़ी ठीक नहीं है या उसकी डिमांड कम है, तो प्रोडक्शन कम हो गई, दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक। सो इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी नेगेटिव फीडबैक होती है कि बस करो, प्रोडक्शन कम कर दो, इनहिबिट कर दो, क्यों, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आगे से
यूटिलाइज नहीं हो रही। दिस मैकेनिज्म वर्क टू रिटर्न द कंडीशन टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू, और वही इसकी नॉर्मल वैल्यू, क्योंकि बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का अमल होता है, हर चीज़ एक प्रॉपर अंदाज में मेंटेन होती है, एक प्रॉपर रेंज में मेंटेन हो रही होती है, तो उस मेंटेन रेंज की मेंटेनेंस को हम होम्योस्टेसिस कह रहे होते हैं। तो ये फीडबैक का मैकेनिज्म बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ में। फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेज, जैसे कि हमने अभी भी एग्जांपल पढ़ी और दोबारा पढ़ रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ बॉडी के अंदर, किसी भी केस में आपने खाना खाया या हाई शुगर मील लिया, तो पैंक्रियाज क्या करेगा, सिक्रीट करेगा इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन हुई, यानी हार्मोन की प्रोडक्शन हुई, और कैसे हुई कि ज़रूरत थी। अब इट डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। अब क्या हुआ कि ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हुआ, यानी इंसुलिन का क्या काम है, वो ग्लूकोज को लिवर में स्टोर करवा रहा है। तो इससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन वापस नॉर्मल पे आती जाएगी। जैसे ही वो नॉर्मल पे आएगी तो एक फीडबैक जाएगी कि बस अब नॉर्मल रेंज पे ग्लूकोज आ चुकी है, अब इंसुलिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए। सो इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक एक होम्योस्टेसिस के अमल को मेंटेन कर दिया। डिक्लाइन इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो इस तरीके से इंसुलिन की सिक्रीशन दोबारा इनहिबिट होगी। अदरवाइज इन केस नेगेटिव फीडबैक का अमल काम ना करे तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता रहेगा, और करते करते आपका ग्लूकोज सारा का सारा लिवर में स्टोर होता जाएगा, और आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ग्लूकोज लेवल का शिकार हो जाएगी, जो कि आपके लिए डेथ का सबब भी बन सकता है। सो सिमिलरली व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप्स बिलो द नॉर्मल पेंक्रियाज सिक्रीट्स ग्लूकागॉन। तो इसी तरीके से एक जो सेकंड स्टेप है वो ये है, यानी एक सेकंड प्रोसेस है कि जब कभी ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागॉन इंक्रीज होती है, क्योंकि ग्लूकागॉन का काम में क्या है कि वो लिवर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होती है, जो इंसुलिन स्टोर करवाता है, उसको वापस ब्लड में लेके आता है। तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में नॉर्मल हो जाएगी तो वो इनहिबिट कर देगा कि इसकी ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को। इन दिस केस राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। तो अगेन नेगेटिव फीडबैक ने क्या किया, होम्योस्टेसिस करवाई। इन अदर वर्ड द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन यानी आउटपुट खुद प्रोसेस को मेंटेन कर रही है, कंट्रोल द प्रोसेस, द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दिस इज नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या है, यानी ऐसी फीडबैक जो उसी प्रोसेस को क्या करे, इंक्रीज कर दे, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे। चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस। ऐसी चेंजेस जो प्रोसेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, प्रोसेस को इंक्रीज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है कि सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन द मदर। आफ्टर चाइल्ड बर्थ लैक्टेशन का अमल होता है, तो उसमें जब बेबी सकलिंग एक्शन परफॉर्म करता है, तो उस सकलिंग एक्शन से क्या होता है, मदर की बॉडी के अंदर हार्मोन की स्टिमुलेशन होती है, और उससे जो मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। दिस हार्मोन वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉडी को पता है कि मिल्क यूटिलाइज हो रहा है, सकलिंग एक्शन चल रहा है। जब तक सकलिंग एक्शन चलता रहेगा मिल्क यूटिलाइज होता रहेगा और मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहेगी। मोर सकलिंग लीड्स टू द मोर हार्मोन। सो जितनी ज़्यादा सकलिंग एक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा और उतना ही ज़्यादा फिर मिल्क प्रोडक्शन होगी। सो दिस इज़ द पॉजिटिव फीडबैक। So disorder of nervous system. So disorder of nervous system can be categorized into two main categories: vascular disorders, paralysis and functional disorder, epilepsy। यानी दो डिसऑर्डर हैं, एक है वैस्कुलर यानी वेसल्स में जो डिसऑर्डर होता है तो फिर उसको हम पैरालिसिस कहते हैं, और दूसरा जो है वो फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं या मिर्गी। Vascular disorders are due to any disturbance in the blood supply to nervous system, while functional disorder are the disturbance in nerve impulse generation and transmission। तो अगर ब्रेन को यानी जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसी को
ब्लड प्रोडक्शन यानी ब्लड की जो सप्लाई है, ब्लड में क्योंकि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन होती है, तो जब वो सप्लाई रुक जाए तो ब्रेन क्या हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है, नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा, जिसके नतीजे में पैरालिसिस हो सकता है। और इन केस अगर कोई नर्व इम्पल्स की जनरेशन और ट्रांसमिशन में मसला आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एपिलिप्सी। पैरालिसिस देखते हैं। पैरालिसिस बेसिकली फालिज को भी कहते हैं। यूजुअली आपने पेशेंट देखे होंगे, फालिज के पेशेंट इस तरह के होते हैं। सो पैरालिसिस द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप, यानी एक पूरा ग्रुप ऑफ मसल या एक आधा कोई मसल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। बाज़ दफ़ा एक पूरी साइड का फालिज हो जाता है, बाज़ दफ़ा दोनों टांगों का फालिज होता है, बाज़ दफ़ा पूरी बॉडी का फालिज हो जाता है, यानी पैरालिसिस हो जाता है। सो इसमें फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते मसल। इट इज़ मोस्ट ऑफन काज बाय द डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये डैमेज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी CNS का डैमेज होता है। सो द डैमेज में बी ड्यू टू स्ट्रोक, यानी ये हो सकता है कि ब्लड वेसल जो है ब्रेन की वो रप्चर कर जाए स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में। सो ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, यानी एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई हेड के अंदर और ब्लड क्लॉट कर गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। और पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस, यानी पोलियो वायरस की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि पोलियो वायरस पॉइजन प्रोड्यूस करता है जो जाके CNS पे इफेक्ट करता है। सो पेशेंट में हैव वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज एंड हर बॉडी और हैव पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ बॉडी। सो जो पेशेंट्स होते हैं वो वीक पैरालिसिस का भी शिकार होते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स उनकी वन साइड भी पैरालिसिस का शिकार हो सकती है। सो डिफरेंट वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ है। देयर में बी आल्सो पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और ऑल 4 लिम्स। सो जैसे मैंने बताया कि बाज़ दफ़ा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी दोनों टांगे जो हैं वो काम नहीं करती हैं, और बाज़ दफ़ा पूरा का पूरा धड़ यानी पूरी की पूरी बॉडी काम नहीं कर रही होती। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। नेक्स्ट है एपिलिप्सी। एपिलिप्सी यानी मिर्गी। यूजुअली आपने पेशेंट्स देखे होंगे। एपिलिप्सी इज अ नर्वस डिसऑर्डर इन विच देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन ब्रेन। सो जब भी एक्सेसिव डिस्चार्ज हो या एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स, क्योंकि आपको पता है नर्व इम्पल्स का काम क्या है, मैसेजेस लेके आना जाना। तो जब ये इसमें एबनॉर्मलिटी आती है तो आपने मिर्गी को मरीज़ों को देखोगे अक्सर बहुत अजीब सी उनकी मूवमेंट्स हो जाती हैं और वो उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं। और क्यों? क्योंकि वो उनके ब्रेन ऑटोमेटिकली ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इट काज अनप्रोवोक्ड सीजर्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, सीजर्स हो गए, यानी झटके लगते हैं और उनके मसल्स ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। सो बहुत ही एक टेरिबल किस्म की कंडीशन होती है। अ सीजर ऑफ एपिलेप्सी इज टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय कन्वर्जन्स। सो एक कन्वर्जन्स बेसिकली हम दौरों को भी कहते हैं। सो एक टेम्परेरी कंडीशन होती है बट एबनॉर्मल है। सो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए तो ये ट्रीट हो सकती है। इन यंगर पीपल एपिलेप्सी में भी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल काज, किसी भी जेनेटिक काज हो सकती है या कोई डेवलपमेंटल काज हो सकती है। इन पीपल ओवर एज ऑफ 40 ईयर्स ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू काज एपिलेप्सी, यानी 40 ईयर्स के जो अबव पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। सो यूजुअली दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स यू कैन सी इन एपिलेप्सी डिसऑर्डर। हेड ट्रामा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन में काज एपिलेप्सी एट एनी एज। अब हेड ट्रामा हो जाए या CNS में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है और ये किसी भी एज में हो सकती है। देयर इज़ नो नोन क्योर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर्स। एक नोन क्योर नहीं है बट ये है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सीजर्स वगैरह को, यानी जो सिम्टम्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन। पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स। सो ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन दोनों के लिए ही ज़रूरी है मेडिकेशन। These are termed as anti-convulsant और anti-epileptic drugs। तो उन मेडिसिन को हम anti-epileptics या anti-convulsant drugs कहते हैं। सो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें और
सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।